Hello everyone, I am Alka and you are watching the Success Stories presented by Trident Communication. Our guest for today is Pramodini Rao. She is a social activist, an acid attack survivor, and a motivational speaker. To know more about her journey, let's talk to her and let's welcome her to our show. हेलो प्रमोदिनी जी, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये समय निकाला और आप हमारे इस शो पे आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी एंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदगी के ऐसे छोटे छोटे हादसों को लेकर हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बट आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आपने देखा है और आप बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हो, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। यस, मतलब आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया, सच ए ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि तूफान तो हर लाइफ में, सबके लाइफ में आता है, लेकिन उसको पार करके जीत हासिल करना ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमें सब्र करना भी चाहिए। मेरी लाइफ में ये जो हादसा हुआ था, जिस उम्र में हुआ था, दैट टाइम मैं 16 साल की थी एंड उस टाइम लड़कियां बहुत कुछ ड्रीम देखते अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करने के लिए सोचते हैं। कभी कभी तो हमारे देश में तो लड़कियों को माँ के कोख से ही बोझ माना जाता है, उसको सपने देखने का भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। यस, बचपन की लाइफ बहुत स्ट्रगल थी, क्योंकि मैं जब बच्ची थी, 3 साल की थी, मेरे पापा का करंट लगने की वजह से मेरे पापा डेथ हो गए थे। हम 3 बहनें थे, मेरी माँ और मेरे कोई भाई नहीं है। घर चलाने वाले फूफा बुआ सब फैमिली मेंबर्स थे। हमारी समाज में जब इतने सारे 3 बेटी पैदा कर देते तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत कुछ ताना सुनना पड़ता था। जब पापा के डेथ होने के बाद लोग बोलते थे, हमारी फैमिली के लोग बोलते थे कि बेटा हो जाती तो अच्छा हो जाता, कुल रक्षा हो जाती। तो सब चीजों में हम लोगों की कमियां दिखाई गई, हम लोगों के पास बहुत सारे कंपैरिजन दिखाया गया। जब पापा घर चलाने लगे, उनकी बच्चियों को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे। तो बचपन से स्ट्रगल लाइफ मैंने देखा है, लेकिन शुरू से वो फ्रीडम मेरी माँ से रहा है। माँ हमेशा हमें उचित ड्रीम दिखने के लिए हमेशा बोलता था कि तुम लाइफ में कुछ करो, क्योंकि उसको पता है उसने जो झेला है, तो वो नहीं चाहता था मैं झेलूं, क्या मेरी बहन लोग झेले। लेकिन ऐसे ही अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। माँ हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह हमें साथ देता था। मेरी स्कूल अच्छा गई, मेरी पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी। आई एम ए क्लासिकल डांसर, मैं डांस में भी बहुत अच्छा थी। हर जगह में मैं शो में जीत के आती थी। लेकिन जब मेरे 11th शुरू हुआ, तो मेरी लाइफ में एक मूड आया कि ये बड़ा हादसा होने वाला था। कि मतलब मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में कभी होगा, ये सब होता है कि मैं ये सब चीज से बहुत दूर थी। हम लोगों की लाइफ थी स्कूल कॉलेज घर। तो मेरे कॉलेज के पास कुछ पैरामिलिट्री ग्रुप आए हुए थे, जिन्होंने मेरे पास एसिड अटैक के, तो आजे शोल्डर आर्मी में जब करता था, आए हुए थे। तो उनमें से एक लड़का था 28 साल का, वो उड़ीसा का ही था, और उसने वहीं से देख लिया। मैं डांस कर रही थी आज एनुअल फंक्शन में, डांस कर रही थी, उसने वहीं से देख लिया, तो उसको प्यार आ गया। मतलब उसको प्यार तो नहीं बोलते, उसको एक लोभ हो गई मेरे ऊपर, और उन्होंने मेरी फैमिली को प्रपोजल दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली बहुत छोटी थी। मेरी फैमिली कभी इमेजिन नहीं कर रहे थे कि मेरी शादी होगा। मेरे ऊपर मेरी बड़ी बहन है, तो उसने बहुत फोर्स किया। मेरी फैमिली ने पूरी इग्नोर किया। उसको अच्छे से भी समझाया गया था, लेकिन उसने नहीं माना। उसने बहुत बार तंग किया, सबको तंग किया। जब मेरे घर वालों से वो नाकाम रहा, उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। उसको लगा कि लड़कियों की कमजोरी होती है, शायद उसके पापा नहीं है, अगर उसको मैं परेशान करूंगी बार बार, शायद वो मेरी बातों में आ जाएगा उसके ड्रीम को प्रूव करने के लिए। लेकिन मैं उनमें से नहीं थी। मैं हर बात मेरे घर में शेयर करती थी। तो उसमें मुझे रोड पे रोकना, कॉलेज के गेट के सामने खड़ाना। मैं ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन मेरे साइकिल के पीछे कैरियर पे गुलदस्ता वगैरह, गिफ्ट वगैरह लगा देना। ऐसे तमाम कोशिश किया। जब मैं नहीं माना, उसने अलग से कोशिश कर, एवरीडे रोड पे रोका मुझे
एक दिन उसने हद पार कर दी, मैं रास्ते से आ रही थी, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। तो मेरे सारे दोस्त, मेरे साथ 3 गर्लफ्रेंड थे, मेरे जो गर्ल दोस्त थे, उन्होंने बोला कि उसके हाथ छोड़। मैं उसको हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वो इतना लंबा था, मैं कोशिश करके भी उसकी हाथों से मेरे हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। मेरे दोस्त लोगों ने बोला अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो हम लोग चप्पल से मारेंगे। तो उसने छोड़ दिया। तो मैंने उसको एक चाटा लगाया था, लेकिन वो लंबा होने के कारण मेरा चाटा उसकी गल पे बजा था। तो फिर नेक्स्ट डे वही किया। तो मैं आकर घर में रो के बताया कि उसने मुझे परेशान हद से ज्यादा कर रहा है। तो मेरे पापा के बेटे लोग उसको, उन्होंने फाइटिंग उसके साथ शुरू कर दी। बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा गाली गलौज हम लोगों के बीच हो गया। उसने धमकी दी कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो मुझे भी डर लगा था कि वो कुछ करना दे। मुझे नहीं पता था एसिड क्या होता है, लेकिन मुझे ये डर था कि मैं रास्ते पे जा रही हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कोई मेरी बॉडी को टच कर देगा, क्योंकि उससे पहले ऐसे हो चुका था मेरे साथ। क्योंकि एक लड़का हम लोगों के अप्रोन खींच लिया था। हम लोग रोड पे बहुत भयंकर वाला गिरे थे और हम लोगों को बहुत ज्यादा चोट आई थी। तो मुझे वही डर था, तो मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया। बिटवीन 15 डेज तक मैंने कॉलेज जाना जब बंद कर दिया, उसको लगा कि अभी सारे रास्ते खत्म है, अभी मैं कैसे उसको मतलब उसके पास पहुंचे। उसने एक प्लान किया जनवरी बीच में, मतलब ये 2008 की बात थी, जनवरी 2009 में जनवरी बीच में उसने फोन किया लास्ट कॉल कि मैं रानी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसको मैं जितना भी परेशान किया इसलिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। तो उसी दिन से ना उसका फोन आया, ना वो सामने आया। हम लोग एकदम मेंटली क्लियर हो गए थे कि वो नहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि 15 ऑलरेडी हो चुका था। मैं रोज की तरह मेरी लाइफ जीने लगी अपनी दुनिया में, कॉलेज ट्यूशन एवरीडे सब कुछ करने लगी। मुझे अंदाजा भी नहीं था वो ऐसा कुछ प्लान बना रहे रिवेंज लेने के लिए। तो जनवरी गया, फरवरी मंथ पे गया, मार्च गया, अप्रैल टाइम थी। जिस दिन मेरे पास एसिड अटैक हुआ उस दिन 18 अप्रैल थी, सैटरडे। और मैं अपनी कजिन बड़ी पापा के बेटे के साथ अपने मेरी मौसी के घर गया था, छोटे मौसी के घर। वहां से 1 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। कुछ सामान देने के लिए मैं गया हुआ था। हम दोनों साइकिल में थे, हम दोनों रिटर्न कर रहे थे इवनिंग 5 o'clock। तो मैंने सामने से देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं और बाइक से, और वो जो जिसने मेरे पास एसिड अटैक किया वो हाथों में एक बॉटल पकड़ के हुए बैठा हुआ है, और उसने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है। मैं उसको देख के एकदम शॉक हो गया कि ये हमारी एरिया में क्यों आई है, इसने तो मना किया था। तो फिर मैं सोच रही थी, मेरे भाई को मैंने बोला, वो मेरे से जस्ट 1 साल बड़ा है, मैंने उनको बोला कि वो क्यों आए। उसने बोला कि अरे तू क्यों इतना चिंता कर रहे है, वो आया होगा, तुझे क्या पड़े है, तो वो तुझे परेशान क्या कर रहे हैं। तो ऐसे उसने मुझे जब बोला तो मैं एकदम सोच रही थी कि शायद आया होगा, मैं क्यों इतना ज्यादा घबरा रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद उसने हम लोगों को क्रॉस किया, जब फ्यू सेकंड के बाद, तो गाड़ी यू टर्न लेके, फिर सामने से यू टर्न लेके मेरी साइकिल को रोक दिया। तो मैं एकदम डर गई, घबरा गई, इसने क्यों रोका मुझे। फिर गांव के रोड के बीच मैं उसको पूछा क्यों बदतमीज कर रहे हो आप। उसने बोला कि मैं बदतमीज नहीं कर रहा हूँ, मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने आपको थोड़ी ना परेशान किया है, आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा आ रहे। मैं आपको लेने आई हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपको प्यार कर रही हूँ। मेरे भाई ने बोला यहाँ से जाएगा नहीं तो मैं गांव लोगों को बुलाऊंगी। तो उसने बोला कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे, आप वो मुझे करने में मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला ठीक है आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। उसने बोला कि बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। तो मेरे भाई को बोला तो साइकिल चला। मैं जस्ट कैरियर में बैठने जा रही थी, वो बोतल खोल रहा था, वो मुझे बार बार धमक दे रहा था कि मेरी बात मान जा, अच्छा नहीं रहा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उसको देख रही, वो खोल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई गेस कि दारू पी के वो बहुत बार फोन करता था हमारे घर में, शायद वो दारू लेके आया मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए। तो मैं उसको इग्नोर करके जब साइकिल में बैठने जा रही थी, उसने मेरे सर पे डालना शुरू कर दिया। मैं उसको रोक रही हूँ, जब उसने डालना शुरू किया, गरम नरम ऐसे कुछ लगता है, ज्यादा
पता नहीं चलता है। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, वो इतना टॉल है कि मैं उसको रोकने भी नहीं पा रही हूँ। मेरे भाई ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरे भाई को एकदम लात मार दिया, वो एकदम जमीन पर गिर गया। तो उसने वो जो एक लड़का जो बाइक चला के आया था, वो एकदम गाड़ी स्टार्ट पे थी और वो तुरंत ही वहां से भाग गया और गाड़ी में बैठ गया और इतने जोर से चिल्लाया कि तो मेरी नहीं हो सकता था, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो उसकी आवाज सुन के घर से लोग बाहर आ गए और वो भाग गया। तो मैं जस्ट फ्यू सेकेंड के बाद मतलब मुझे इतना जलन होना शुरू हुआ, मुझे लगा कि उसने मेरे ऊपर आग लगा, कुछ डाल के आग लगा के चला गया। मुझे नहीं पता था एसिड क्या होता है। तो मेरी जो बाल थी, मेरे पूरा ओपन हेड है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे बाल जो थी वो टूटने शुरू हुए और धुआं निकलने शुरू हुए मेरे आंखों के, मेरी आईज तो बाहर आने शुरू हुई। मैं एकदम शॉक हो गई, क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे इतना जलन हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं पानी में कूद जाऊं। मैं चिल्लाया जोर से, मुझे प्लीज हेल्प में, मुझे इतना जोर से चिल्लाया तो मेरे मुंह एकदम बंद होते जा रही थी। तो लोगों ने गोल चक्कर बना ली, सब किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है, इसका शरीर ऐसा क्यों हो रहा है। एक ज्वेलरी शॉप वालों ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल के चला गया है। तो उन लोगों ने जो भी मुझे पकड़ रहा था, एक दो लोग, उनके हाथ उनके साथ बंद हो रही थी। उन लोगों ने क्या किया कि घर से जो बुरे होते हैं, जो आलू के बुरे, वो लाकर मुझे एकदम उसमें ढांक के मेरे घर तक ले आए। तो मेरी मम्मी ने मुझे गोद ले ली और मेरी मम्मी की पूरा राइट साइड हैंड, उसकी ब्रेस्ट एकदम ब्रेली एकदम डैमेज हो गया। तो वहां से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। सबसे जो बेटर मेडिसिन होता है, जो गोल्डन शावर होता है, इतने टाइम के अंदर अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो बहुत कुछ खो बैठता है। और मेरे लाइफ में वो गोल्डन आवर नहीं आया उसी दिन, क्योंकि किसी को नहीं पता था। 2013 में इंडिया में लॉ आया एसिड अटैक के ऊपर, उससे पहले लॉस नहीं था, ना इतना अपडेटेड था, ना इतना अवेयरनेस था। तो किसी को भी नहीं पता था एसिड का जो बेटर मेडिसिन होता है पानी से उसको अच्छे से मिला ताकि वो और चीजें बचा सकता है। लेकिन किसको नहीं पता था, किसी ने मेरे को पानी नहीं डाला था। जब मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी उन लोगों ने बेवकूफ काम का। हॉस्पिटल की फैसिलिटी इतनी गंदी थी, उन लोगों ने ना मुझे पानी डाला, उन लोगों ने मेरे कपड़े को निकाल दिया और मुझे बैंडेज कर दिया और 1 घंटे के लिए बेहोश का इंजेक्शन दे दिया। वहां से मुझे बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया। रात को 10 बजे में बड़े हॉस्पिटल रेफर किया गया। मुझे रात को 10 बजे में निकली, वहां से 44 किलोमीटर, जगतसिंहपुर से कटक, आपको पता है ज्यादा दूर नहीं है। जगतसिंहपुर हॉस्पिटल से कटक 44 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। तो रास्ते में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया, एम्बुलेंस में गई, बालिया स्टोर में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया, बालिया स्टोर के पास। तो पूरा होल नाइट रास्ते पे रुकना पड़े। इस बिकॉज ऑफ 2009 में सीएम इलेक्शन था, अब तो फ्यू डेज सीएम चुनाव होने वाले थे। तो इसी वजह से गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया और बाकी जितने सारी गाड़ी थे, जो भी इतना गांव में इतना एजेंसी नहीं होता है, जो भी थे वो बुक थे। तो फिर जब गाड़ी बुला के, किसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, कीपैड फोन था, तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया। जो भी मेरे पास थे, मेरे फूफा के बेटे लोग। तो पूरा होल नाइट में स्ट्रेचर पे पड़ी रही जमीन पे, मैं चिल्ला के, जब 1 घंटे के बाद मेरा सेंस वापस धीरे धीरे आया, मैं एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि इतना जलन हो रहा था। तो सुबह 4 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहां पे भी उन लोगों ने ऐसे काम किया। मुझे 3 दिन तक जमीन पे लेटा गया, सिर्फ सलाइन चला गया और मेरे आंखों को स्प्रे किया गया और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, फॉरवर्ड ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिला। तो उस वजह से मेरी बॉडी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, मुझे बुखार चढ़ गया और मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि मैं आईसीयू में शिफ्ट रहा। 9 मंथ तक मैंने आईसीयू में शिफ्ट रहा। मेरे दोनों आईज बाहर आ गए थे, कम्प्लीटली मैं ब्लाइंड हो चुकी थी, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, एकदम ब्लाइंड। और एक कान मेरा डैमेज, एकदम कान मेल्ट हो गया था, पूरी स्क्रैप डैमेज हो गए थे। अभी तक भी मेरा चेस्ट नहीं कनेक्ट है। तो 9 मंथ के अंदर मेरी कंडीशन धीरे धीरे डैमेज होती गई क्योंकि मेरे अंदर खून की कमी थी। मुझे 27 वाटर ब्लड लगा, तो उसके बीच में कोमा में चल गई। अगस्त में जब कोमा में चले गए, डॉक्टर ने बोला कि अगर 72 आवर्स में बाहर नहीं आएगा तो हम नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा लॉक था कि मैं 26 आवर्स में बाहर आ गई, लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं सिर्फ बोल पा रही थी,
मेरी बॉडी पैरालाइज अटैक हो चुका था। तो वहां से मुझे यू नो जब लड़कों को इतना बोझ माना जाता है, जब मेरा चेहरा जल गई, मैं विकलांग हो गई, मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई, मैं चल नहीं पाई, तो मेरी पूरी फैमिली को लगा अब कुछ नहीं होने वाला, ये जिंदा नहीं रहेगा, उसको ट्रीटमेंट करा के कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ मेरी माँ ही चाह रही थी इसकी इलाज अच्छे से हो, वो जिंदा है। एक माँ पापा होते हैं जो आखिरी सांस तक वो मतलब लड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन घर चलाने वाले पापा थे, उनको लगा कि अभी उसके अस्तित्व ही मिट गए। उस टाइम उन लोगों ने नहीं सोचा कि मेरे अंदर की दिल है, मुझे पेन होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे इस दर्द से बाहर आना है, किसी ने भी नहीं सोचा। और 9 मंथ के अंदर मुझे डिस्चार्ज करके इस कंडीशन में, जबकि डॉक्टर डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं दे रहा था, इन लोगों ने झगड़ा करके मुझे डिस्चार्ज करके घर में रख दिया। तब मेरा कंडीशन पूरी इतना सीरियस थी कि डॉक्टर ने बोला कि 10% ये ठीक नहीं हुआ, अगर तुम ऐसे हालत में ले जाओगे वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इनको लगा ठीक है, भगवान को ऊपर छोड़ देंगे, जिंदा दिन जिंदा रहेगा। जब घर आई तब असली बातें शुरू हो गई। और हमारी सोसाइटी में तो बेफर्जी के लोग होते हैं ना, मतलब उनको ना बुला तो वो आकर फर्जी में भाषण दे के चले जाते। जब मैं एंट्री की घर में, लोग एकदम गोल चक्कर बना ली थी। किसने बोला, जब मैं मर्द के साथ तब लड़ रही थी, मेरी पूरी शरीर घाव में भरा हुआ था, किसी ने बोला अरे यार ये विकलांग हो गई, इसके साथ शादी कौन करेगा। मेरी माँ को ही बार बार पूछ रहे थे। किसी ने तो बोला कि इसने तो कुछ हुआ होगा ना, इसके साथ ऐसा हुआ, और बाकी लड़कियों के साथ नहीं हुआ है। तो कुछ दिन के बाद कोई आकर बेफर्जी में बोल के जाता था, अरे इसको इंजेक्शन दे के मरवा दो, क्या बच्ची है, तो जिंदा है, लाश की तरह है ना, जल गई है, मुद्दे की तरह है, क्यों इसको जिंदा रख रहे हो। मतलब ये बातें सुनकर मेरी माँ ने इतना हिम्मत रखा था। वो अंदर से रो रही थी, लेकिन मुझे कभी वो रोने का हालत नहीं रखा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी शायद मैं उस टाइम उस बात को पॉजिटिव ले रही थी, ताकि बचपन से मैंने वो सिचुएशन देखा है। जब बचपन से हम लड़की पैदा हुए थे तब लोग मानते नहीं थे, तो हम लड़कियों के चेहरा जल जाते तो लोग के लिए एकदम बड़ा तूफान जैसा होता है। क्योंकि हमारे समाज में ब्लैक स्पॉट हो जाते तो लड़कियों को रिजेक्ट कर दी, इज नॉट गर्ल्स। तो ऐसा सिचुएशन था। तो मेरे साथ मेरे सबसे ज्यादा तकलीफ था वो दिन जब मेरे पर एसिड अटैक हुआ। मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था, दर्द हुआ था लेकिन बहुत दर्द को मैंने सहन लिया था। आईसीयू में थी, वो सहन लिया था। जब मुझे डिस्चार्ज करके ले आए और 15 डेज के लिए मेडिसिन था, तब मेडिसिन खत्म हो गया। मेरी माँ ने रिक्वेस्ट किया कि अगर उसको ड्रेसिंग नहीं कराएंगे तो वो उसके घाव बच जाएगा। तो मेरे फूफा ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं करा सकती। तो हालांकि उन लोगों ने पैसा खर्चा किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था। तो थोड़ा सा रिच फैमिली में है हमारी फैमिली। जब धीरे धीरे मेडिसिन खत्म हो गया, मेरी माँ क्या करती थी, गांव से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ड्रेसिंग कपड़ा लेके मांग के, बेटाडीन ऑयल मांग के मेरी ड्रेसिंग कराती थी। लेकिन ड्रेसिंग से कुछ नहीं होगा, एंटीबायोटिक चाहिए उसमें सूखने के लिए। मेरी सिर्फ प्राइवेट पास को छोड़ के, बैक पार्ट को छोड़ के सब कुछ घाव में भरा हुआ था, और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। असली ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे जिस रूम में रख रहे थे वो एकदम क्लियर रूम नहीं था। माँ जितने भी क्लियर करे, बाहर का डस्ट मेरे ऊपर आ रहा था। स्काई लेक के पूरा रोड साइड पे हमारा घर है, जितने भी सारी गाड़ी जाती थी सारे डस्ट उड़ के मेरे ऊपर ही आता था। फिर गर्मी ऐसी नहीं थी, विदाउट ठंडे में घाव कैसे सूखेगा, सब कुछ मिला के घाव इन्फेक्शन हो गया, होना शुरू हुआ। वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था, हॉस्पिटल से भी बढ़कर। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना दर्द सहूंगी। मेरे घाव इतना इन्फेक्शन हो गया कि घाव मेरी माँ गलने लगे, मतलब टुकड़े। मेरी माँ जब ड्रेसिंग खोलती थी टुकड़े टुकड़े होकर मांस निकलते। वो मेरे लिए सबसे पेनफुल था ना, विदाउट पेन किलर, विदाउट एंटीबायोटिक, वो चीजें मैंने सहा है। तब मुझे गुस्सा आई थी मेरी फैमिली, वो फैमिली कितने मतलब कितने कठोर हो सकते हैं। तो वो पेन को कैसे लोग सह सकते। मेरी माँ ने रिक्वेस्ट करने के बाद क्यों मैं मेरे माँ को बोलती थी, माँ तू जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्य काम करेगा अगर तू मुझे पॉइजन दे देगा। क्योंकि तकलीफ थी, मैं हालात से हार गया था। मैं इतने तकलीफ थी कि मुझे ऐसे नहीं हराया था, मुझे वो दर्द ने हरा दिया था। मैंने उस टाइम भगवान को लाख मौत मांगा था कि प्लीज गॉड मुझे मार दो। तब धीरे धीरे मेरे घाव सड़ गया। मतलब ये 2009
अक्टूबर की बात थी, मेरे घाव सड़ना शुरू हुआ। वो दर्द मैंने 2010 अगस्त तक झेला है। वो 1 सेकंड मैंने, वो कुछ महीने मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया है। इतना पेनफुल था, मेरे साथ मेरी माँ ने भी नहीं सहाया था। ऐसा सिचुएशन आ गया कि मेरे पूरे शरीर में घाव भर गया था, जब इन्फेक्शन वगैरह पस निकल रहे थे। एक दिन ड्रेसिंग करो, 1 घंटे के बाद बदबू आने शुरू होते। मुझे लगा कि मैं एक सड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे अंदर वो सब कुछ सड़ गया। ऐसा ही था मेरा सिचुएशन, लेकिन उस सिचुएशन से मैं बाहर आऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फिर अगस्त में मेरी माँ ने कुछ प्लान निकाल के नारियल तेल, उसने नारियल तेल का, कच्चा नारियल तेल को उसने पकाया और उसने मेरी बॉडी पे यूज किया। तो वो धीरे धीरे घाव सूखने शुरू हुआ, मतलब 8 दिन के अंदर मेरे घाव ऑटोमेटिकली सूख गया और सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे वो पेन भी कम हुआ, लेकिन वही था कि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी वर्कआउट होना बंद हो गया था। फिर 2009 से 2014 तक मैंने एकदम 5 इयर्स बेड पे पड़ा रहा, मतलब ना दिन का सूरज ना रात का चांद, ना मुझे बाहर का हवा, कुछ नहीं, बस एक अंधेरी दुनिया में एक बिस्तर पे पड़ी रही। सिर्फ माँ ही मेरा देखभाल करती थी, मुझे खाना खिलाती थी, बिस्तर पे बेड पर में पट्टी कराती थी, सब कुछ एक बच्चे की तरह। 2014 में मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरी माँ को रिक्वेस्ट करके बोला कि अगर आने का हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराएंगे शायद वो ठीक हो पाएगा। तो उन्होंने शायद वो चल पाएगा, शायद वो ब्लाइंड सिचुएशन होते हुए वो तो बाथरूम जा सकता है आपके हाथ पकड़ के, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे प्राइवेट फिजियोथेरेपी में एडमिट कराया, लेकिन जितना इजी था ये सब करने में उतना चैलेंजिंग भी था। हम लोगों ने सोचा कि 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि करीब 2-3 साल लगेगा उसको चलने में, अगर रेगुलर चेकअप में रहेगा, और यहाँ पे 1 साल उसको रोकना पड़ेगा। तो उसके बीच में हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। मेरी माँ ने बोला ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं तो लाया हूँ तो उसको ठीक करके लाऊंगी, अगर वो मर जाएगा यहीं पे मर जाएगा, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला और 2 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट ऐसे ही चला, ठीक नहीं रहा, बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, सब कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम अभी जो मेरे फियांसे है, मेरे जो लव पार्टनर है, तो उस टाइम वो मेरी जिंदगी में एक अजनबी बन के आए। वो लेडी सिस्टर की जो दोस्त थी वो अपने सारे दोस्त को बुला के दिखाती थी कि एक ऐसी लड़की हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो उसमें वो मेरे फियांसे जो है उनका नाम सरज है, वो भी उनके दोस्त थे, वो आकर ऐसे ही देखते थे कौन है, क्योंकि ये नई केस थी सबके लिए, मतलब सबको मैं जैसे एलियन की तरह दिखती थी, मेरे कंडीशन इतना खराब था। तो जब वो आने लगे तो एक इनोसेंट अट्रैक्ट हो गया मेरे माँ के साथ, वो माँ के साथ बात करने लगे, सब कुछ करने लगे। तो वो जब ज्यादा सपोर्ट करने लगे तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने एक चैलेंज ले लिया कि मैं रानी को ठीक करा के रहूंगी। एकदम मेरे साथ एक फ्रेंड का रिश्ता बनाया उन्होंने मेरे लिए अपना जॉब छोड़ के मुझे चलाना सिखाया, अपने पैर में पैर रख के मुझे चलाया, डॉक्टर के साथ बातचीत की, काफी डॉक्टर से उन्होंने दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट करने लगे। मेरा करीब उन्होंने 4 महीने तक ख्याल रखा, जो काम 3 साल लगने वाले थे उन्होंने मुझे 4 महीने में जमीन में, सबसे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग था आफ्टर द अटैक मेरा चलना। 4 महीने में उन्होंने मुझे जमीन में खड़ा कराया था। जब मैंने चलना धीरे धीरे शुरू किया, 2015 मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। 2015 पूरा होल ईयर मैंने चलने के लिए प्रैक्टिस किया। जब गाँव में सो जाते हैं तो मुझे दिन में तो नहीं दिखाते कि घर का प्रेस्टीज यहाँ पर हो जाएगा अगर मेरा फेस देख लेंगे। मुझे दिन भर ढांक के रखते थे। रात को जब मेरी सो जाते मेरी माँ रात को 12 बजे के बाद मुझे गाँव में चलाती थी। मुझे पूरा एवरी डे में प्रैक्टिस करके पूरा चलना प्रैक्टिस किया। तो मेरे दिमाग में मैं हमेशा एक पॉजिटिव सोच से जीता हूँ। मुझे ये ख्याल आ रहा था जब मैंने किया नहीं कुछ, मैं क्यों है सोसाइटी वालों ने मुझे ऐसा किया। मैंने जब ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई भी कुछ भी बोल रहा था, कोई बोल रहा था वो उसके साथ होटल में जाके सोई है, कोई बोल रहा था उसके साथ उसने बहुत सारे गोल्डन जेवर दिया है। मैंने तब की गोल्डन कभी पहना नहीं था, कभी टॉच भी नहीं किया था गोल्डन क्या होता है, मैंने बस देखा है गोल्डन।
तो वही दिमाग में आ रहा था, जब मैंने कुछ किया नहीं गलत, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा गलत हुआ है, जाकि वो बाहर घूम रहा है, बाहर जॉब कर रहा है, आर्मी में है, अपना जिंदगी अच्छे से जी रहा है, और अटैक करने के बाद 1 महीने के अंदर उसने शादी कर ली। सबसे बड़ी मेरे लिए तकलीफ थी कि उसने कैसे कर सकता है, और वो सोसाइटी कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था एनजीओ क्या है, कोई एनजीओ होता है क्या इसके अगेंस्ट में काम करते हैं, मुझे नहीं पता। बस मुझे पता था कि मैं उन सारे लोगों को नेगेटिव प्रूफ कराऊंगी, मैं खुद की आवाज खुद बनाऊंगी, उसको पक्का अरेस्ट करा के रहूंगी। तब 8 इयर्स बीत चुका था, 8 साल हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूंगी। तो मैं सोचा कि अगर ब्रेल स्टडी में पढ़ाई करके मैं ब्लाइंड होती कि मैं आगे करके कुछ करके दिखा पाऊँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपने कजन, एक भाई है, वो भाई बुला बेला भाई है, मैं उनको भाई नाम से बुलाती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन आपसे अपने से बढ़कर है। मैंने उनको बोला कि भाई प्लीज मुझे कोई अनाथ आश्रम या कोई ब्रेल स्टडी सेंटर, कुछ तो यहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों को इतना हेल्प मिलता है तो मुझे तो हेल्प मिलेगा ना। मैंने सुना है, मैंने बुक्स में बहुत सारा पढ़ा है कि ब्लाइंड बच्चे बहुत कुछ करते हैं। तो उन्होंने मैं नेट में सर्च किया। आज जिस एनजीओ में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, उस एनजीओ का वेबसाइट आया, वहाँ पे मेल किया गया छाव फाउंडेशन के नाम से, और उनके डायरेक्टर जो है फाउंडर है आलोक दीक्षित, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उनको जानती नहीं थी, वो कौन है, लड़का है लड़की है कौन है, मुझे बस, मैंने उनको बस पहले कॉल में बोला कि प्लीज अब जो भी हो मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे पढ़ने में सपोर्ट करो। उन्होंने मेरा टिकट कराया 2016 को। मैं गई वहाँ पे, वहां से मुझे लग रहा था कि मैं ही समाज में एक ऐसे सर्वाइव हो रही हूँ। मुझे नहीं पता था कौन है यहाँ पे, इतने सारे होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही हुआ है। तब जब वहाँ पे इतने सारे सर्वाइवर से मिली, मैं फिलहाल देख नहीं पा रही थी, सबके दर्द को महसूस कर रही थी। जब मिली, मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, और एक ब्लाइंड सिचुएशन में ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रही थी, बस बातचीत कर पा रही थी, इवेंट जा रही थी। लेकिन 2017 को मेरा सेकेंड चैलेंज आया, मेरा आई 2017 8 जुलाई को मेरा आई ऑपरेशन हुआ। पूरे इंडिया में हर हॉस्पिटल हम लोगों ने दिखा लिया था, सबने मना कर दिया कि देख नहीं पाएगी। तो मेरा ट्रीटमेंट शंकर नेत्रा चेन्नई हॉस्पिटल में हुआ। इस आंखों में एक दूसरे इंसान का आंख लगा है, तब जाकर मैं 20%, ज्यादा नहीं 20% विजिबिलिटी देख पा रही हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया कि राइट साइड आंख कभी नहीं हो सकता। तो फिर जब मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और 2 महीने तक मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, डॉक्टर ने बोला कि स्लोली वापस आएगी। और मैंने प्रे किया था कि मैं उस इंसान को देखूंगी जिस इंसान ने मेरे आधे, मतलब 2014 में मेरा साथ दिया है, जो मेरे फियांसे है। तो मैंने पहले ही उनको देखा था ऑन द फ्लाइट। मैं मुंबई गई थी के इवेंट के लिए, मैं वापस कर रही थी, विंडोज के पास बैठी थी, मैं सो गई थी। जब मेरा आंख खोला तो मैं सबको देख पा रही थी। वो सबसे लिए मेरे लिए मेमोरेबल डे था। और देखने के बाद मैंने तुरंत से किया केस रीओपन। उससे 2 साल पहले मैंने केस के लिए बहुत सारी प्रूफ इकट्ठे कर लिए थे, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। और मैंने केस 9 सितंबर 2017 को मैंने केस रीओपन किया, लेकिन बहुत चैलेंजिंग था। ये मेरा 3rd चैलेंज था लाइफ का, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसको 9 साल के बाद अरेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। आर्मी वाले अलाउ नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बहुत सारी बड़े लेवल के मतलब अथॉरिटी चाहिए, तब जाकर वो मानेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया, 3-4 महीने तो फाइट किया। सबसे बड़ी बात है कि मेरी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक सीएम, उन्होंने मेरे केस को हैंडल किया। सबसे बड़ी मेरी लाइफ में चैलेंज मैंने क्रॉस किया। उन्होंने जब केस को हैंडल किया तब 25 नवंबर 2017 को वो अरेस्ट हुआ। मैंने लाइफ में था चैलेंज जीता। और मुझे वही था कि जब ऐसे तक वो इसलिए किया था ना, मैं 4 दीवार के अंदर सड़ के मारू, सोसाइटी मुझे रिजेक्ट कर देगा। अरे ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, सोसाइटी ने मुझे किया था। आज वो 4 दीवार के अंदर सड़ रहा है और उसकी बातों को, उसके सोच को नेगेटिव किया। उसके बाद मैंने ऐसे सर्वाइवर्स की रिहेबिलिटेशन, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू किया। आई एम ए सिंगल पर्सन होल ओडिशा में जितने सारे ऐसे सर्वाइवर है, ओडिशा टीम में 11 सर्वाइवर है,
मैं अपनी टीम के थ्रू प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करती हूँ एंड पीआर मैनेजर का रोल भी है मेरा जॉब। तो मैंने 2 काम करते हैं, आई एम शो होस्ट करती हूँ एंड ये मोटिवेशनल स्पीकर आज ये सब जगह में जाती हूँ। यही मेरा जर्नी है। ये काफी लंबी और काफी ज्यादा चैलेंजिंग जर्नी रही है और आप पूरी जर्नी में आपने हिम्मत नहीं हारी और आप आगे बढ़ती गई। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और आपने जैसा कहा कि सोसाइटी में लोग होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता, वो आके बोल के चले जाते हैं, और आपने उनकी उस थॉट को भी नेगेटिव प्रूव किया है कि लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। लेकिन आपने अपनी जिंदगी उस मुकाम पे आप लेके गई हैं और आपने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए एंड उसके बावजूद आप आज उन लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं जो आपकी जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो इस बात की तो सब दाद देते हैं। एक्चुअली एक बात मैं कहूँगी, मतलब सोसाइटी के जो लोग ने हम लोगों की फैमिली भी आती है, उसमें ऐसा मोमेंट है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। सिर्फ मेरी मौसी की फैमिली, मेरी माँ ने, मेरी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे और लोग इस तरह से बेचारे कह के मुझे बिहेव करते थे। मुझे लग रहा था कि मैं उस टाइम बेचारा नहीं, वो लोग बेचारा है। सीरियसली मुझे यही लग रहा था कि तकलीफ मुझे हो रहा है, दर्द मैं झेल रही हूँ, विक्टिम तो वो लोग मुझे बना। आई एम नॉट विक्टिम। अगर मैं हर चीज से सर्वाइव कर रही हूँ तो मैं विक्टिम कैसे रहा? अगर लोग उस टाइम मुझे ही बेचारा बना रहे और मुझे उनको देख के मैं खुद ही अजीब लग रहा था कि बेचारा तो मैं नहीं हूँ, बेचारा ये लोग इतना गंदे हरकत कर रहे हैं, मेरे साथ गंदे बिहेव कर रहे। और ऐसे लोग थे, मेरी खुद की अपने मामी है, खुद के अपने लोग थे, मुझे देख के ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे मैं भूत हूँ। सीरियसली मैं एक कदम उठी, मेरी माँ बोलती थी तुम अगर पास में आना हो तो आ जाओ। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं हंसती थी, यार कहा जिस रानी को सब प्यार करते थे, फेस अगर थोड़ा सा फेस बदल गया, मेरी शरीर, मेरी होल सोल तो नहीं बदला है ना, तो कैसे लोग सोचते हैं? मतलब लोग की मानसिकता बहुत खराब है। आज की सिचुएशन भी खराब है, आज भी लोगों की वो सोसाइटी की मानसिकता चेंज नहीं हुआ है। आप जिस चीज से सरवाइव करके निकली, आप विनर हैं। विक्टिम वो विक्टिम नहीं है। और जिसने ये शर्मनाक हरकत की आपके साथ, वो है जिसको लोगों को बोलना चाहिए। और आप इस पूरी सिचुएशन में आपने जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए और आप आगे बढ़ी हैं, उसका मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है बोलने के लिए इस वक्त। मैं हमेशा इक्वालिटी के लिए बिलीव करती हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर इंडिया में इक्वालिटी की ग्रोनेस देखेंगे तो 0 लेवल पे है, इसलिए क्राइम ज्यादा होते हैं। लोग हमेशा हर जगह में, मेरी यही विचार है कि हर जगह में बोलते हैं नारी को सम्मान दो। आप एक नारी हो, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आपको क्या लगता है हमें सम्मान की बहुत जरूरत है? आपको क्या लगता है? सम्मान की हर इंसान को जरूरत होती है, सिर्फ नारियों को। मुझे नहीं लगता है। जब रेस्पेक्ट की बात होती है, मुझे लगता है वुमेन्स को वहीं पे वीकनेस किया जाता है। हमें क्यों रेस्पेक्ट चाहिए? हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें वो हर चीज चाहिए जो सब कुछ उनको मिलता है। इक्वालिटी से इम्पोर्टेंट, रेस्पेक्ट वही तक सीमित है ना। जब हम बस में जाते तो महिला, ठीक है महिला है, बेचारा सोच के सीट दे देते। ट्रेन में जाते महिला है, ठीक है उसको सीट दे देते, वही तक है। जब आप खुद की गली से 2 कदम बाहर चल के जाओ, वो साइड के जो फैमिली के लोग हैं, लड़के हो लड़के जो भी है, आकर खड़े होकर तुम्हारी फिजिकली को इतना इस तरह से देखते, अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम इस रोड से क्यों, हमें हमारा कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो रेस्पेक्ट कहाँ है? हमें इक्वालिटी चाहिए। हमारी सोच, हमारी परिवार की सोच बदलनी चाहिए। जो बचपन से ही मेरे घर में ही होता था, मेरी फूफा के बेटे लोगों को हर फेस्टिवल में नए कपड़े, हम लोगों को 1 साल में 1 बार पे कपड़ा लेने, ताकि लड़कियों की ज्यादा कपड़े की जरूरत है। 1 साल में 1 बार में कपड़े लेने के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा करना पड़ता था मेरी माँ से, उनके साथ। उनको हर चीज में ज्यादा रखा जाता था। अगर हमारे घर में कुछ अच्छा चीज बनती थी, इतना सा रखते, क्योंकि वो लड़के उनके लिए ज्यादा रख देते थे। मतलब वो सोच के बचपन से ही मैंने वो सोच के मुझे घिन आती थी, कैसे परिवार है, उस
घर में कंपेयर करते लड़की लड़की क्यों लड़कियां है क्या हम इतने कमजोर है, लड़कियों की काठपुतली की तरह व्यवहार करते, इसलिए तो हमारे समाज एवरी डे सुबह उठ के लड़कियों को एसिड से मिलाते, लड़कियों को रेप करते, लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों के सब कुछ होता है। इस बिकॉज ऑफ नॉट हमारे समाज में इक्वालिटी की ग्रोनेस लेवल 0 है, एकदम 0। वो तो है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके लोगों की थिंकिंग चेंज हो इस चीज को लेके। लेकिन आपकी इस जर्नी में जो आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, हमको आपकी स्टोरी से ये तो पता चल गया आपकी माँ और आपके जो फियांसे हैं उन्होंने आपकी काफी मतलब आपका काफी सपोर्ट किया है। तो उनके अलावा और कोई है जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो? यस, मुझे मेरे सोशल मीडिया में जितने सारे सपोर्टर्स हैं, हमेशा सपोर्ट, मेरे गुड विशेस है। मैं फैंस तो नहीं बोलूंगी, वो मेरे दोस्त है एंड मेरी पूरी टीम। छाव फाउंडेशन जो एनजीओ पहले इंडिया में 2013 में ऐसे डाटा को मैं मुद्दा लाए, उससे पहले तो कोई इस टॉपिक के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा था। छाव फाउंडेशन ने 2013 में जब इंडिया में ये मुद्दा क्रिएट किया, उसके साथ कई ऐसे डाटा सर्वाइवर को, मुझे से कई सर्वाइवर के लीगल, एजुकेशनल, मेडिकल के ऊपर काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में, और जगह की बात तो मैं नहीं कह सकती बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू इंडिया, तो मैं वही बोलती हूँ कि जब कुछ होता है हम वजह ढूंढते, किसने क्या क्या किया, क्यों किया, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि ठीक है कैसे हो गया, लेकिन उसके बाद एक सर्वाइवर्स रियल में कैसे जी रहा है। अगर हम साबला पैदा होते हैं, हमें समाज में बचना मुश्किल हो जाता है। लोग पैदा से बोलते हैं मुल्तान माटी लगा लो, हल्दी लगा दो, गोरे पड़ जाओगे। जब चेहरा जल जाता है इस समाज में, तो उसको रहने के लिए उसकी ड्रीम को कैसे ट्रू करेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। आज छाव फाउंडेशन 85 सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं, उसके एजुकेशनल, उसके मेडिकल। मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ, मैं ग्रूमिंग कोर्स, सब स्किल काउंसलिंग कोर्स कर रही हूँ। एंड मुझे तो नहीं लगता था मेरी ड्रीम, अगर एनजीओस नहीं होता मेरी ड्रीम को कौन कंप्लीट करेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारी टीम में इतने सारे सर्वाइवर्स है, उनकी पढ़ाई, उनकी नाम कट किया गया था स्कूल से, क्योंकि तुम अलग दिख रहे हो, तुम्हें बच्चे देख के डरेंगे, तुम स्कूल नहीं आओ। मतलब ये सोच के मुझे, मतलब मैंने बोला ना, लड़कियों उस टाइम सबके अस्तित्व ही मिट जाता है इस समाज से, तो उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, तब जाकर उनकी मुंह चुप रहेगा। सब बोलते हैं उनके लिए आप क्या पनिशमेंट लाना चाहते हो। पनिशमेंट अगर मेरे हाथों में होता तो मैं तुरंत ही उसको दे देती। मेरे साथ जो हुआ है उसके साथ वो होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में तो कानून इतना स्लो है, हम उसके लिए तो कुछ नहीं करें, वही 1000 साल लड़ना पड़ता है। अभी तक तो मेरे केस में ट्रायल चल रहा है, वो जेल पे है, लेकिन सजा उसको नहीं मिले। तारीख पे तारीख, तारीख के तारीख हमें ही काटगड़े में खड़ा होना कहना पड़ता है बार बार। हमारे साथ ही हुआ है कि देखो मेरी स्किन डैमेज है, मेरी चेहरा डैमेज है, मेरी ये डैमेज है। कभी कभी तो इतना अजब क्वेश्चन आता है कि तुम्हारी फेस तो इतना ही हुआ है, मैं क्या पूरी बॉडी खोल के दिखा मेरा क्या हुआ है। ये मतलब झेलना पड़ता है, और इसके लिए कोई सोच नहीं रहा था। ये एकदम आज भी गवर्नमेंट इसके लिए पूरी स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स निकाले, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन कहीं जगह पे नहीं। आप इंडिया में देख लो, किसी को भी पूछ लो, आपको टाइम से कंपेंसेशन मिलता है? नहीं। आपको गवर्नमेंट ने ये भी निकाला है कि आपको हर चीज में फ्री ट्रीटमेंट होता है? नहीं। इसका एडवोकेसी हमें ही करना पड़ता है, 1000 वर्ड तोड़ना पड़ता है, ताकि ऐसे, क्योंकि एसिड एक ऐसी हार्मफुल केमिकल है, वो सिर्फ चेहरा नहीं जलता, डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर देता है। मैं पूरी कान से डैमेज हूँ, मेरे एक कान को पूरा नहीं सुनाई देता है, मैं पूरी आंखों से डैमेज हूँ, मेरी पूरी सारी, मेरे अगर मैं जिंदा हूँ, थोड़ा थोड़ा जिंदा हूँ, सीरियसली मेरे सांस चल रहे हैं, मैं उसमें जिंदा हूँ। ट्रीटमेंट कितना जरूरत है, कितना मतलब कितना कठिन होता है, कितना दर्दनाक होता है, सबको पता है, अब सबको पता चल गया। फिर भी इसका इम्प्लीमेशन कोई कहीं पे अभी पूछ लो कि आपको इजीली ट्रीटमेंट मिल जाता? नहीं। गवर्नमेंट में मिलता है, गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी नहीं है कि ताकि तुम पास को बचा पाओगे, तुम्हारी डिफरेंट चीज को बचा पाओगे। इसके लिए लड़ना पड़ता है, हमें एवरी मोमेंट स्ट्रगल करना पड़ता है। इस स्ट्रगल के बावजूद आप आगे बढ़ रही हैं और आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन हैं।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपके बॉडी में सिर्फ जान थोड़ी सी बाकी है, आप इतने लोगों की जीने की वजह बन रही हैं, वो सीरियसली मैं अपने तो आप में मेरा ही अगर एक लाइन में बोलूंगी तो मैं उसी दिन मर चुका था, जिस दिन मेरे ऊपर तेजा बाटा, लेकिन मैं जिंदा हूँ। दुनिया को सीरियसली भगवान ने मुझे सबने जिंदा रखा है, तो कुछ जरूरत है मेरी, तो इसी वजह से मैं जिंदा हूँ और वो कर रही हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं देती हूँ, मैं जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मेरे ज्ञान बन गए है। तो मैं आज की यंग जनरेशन को, जितने सारे यंग जनरेशन है, उन सब मेरा बड़ा होप है कि वो ही समाज में चेंज ला पाएंगे। अगर हमारे समाज में कुछ क्राइम होता है किसी के साथ, जब तक वो मीडिया में हाईलाइट होता है तब तक लोग आवाज उठाते हैं, तब तक सरकार को आदेश करते हैं, तब तक कानून का आदेश करते, तब कि नहीं करना है हमें आदेश, क्योंकि सरकार को तो हमने बनाया है, कानून तो हम लोगों के लिए बनी है, उसके डिसीजन को, उसकी रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें एवरीडे आवाज उठाना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए। लेकिन हमारी आज के जो यंगर्स कुछ है तो उनके बारे में नहीं सोचते, जहाँ तक एनजीओ नहीं पहुंच पाता है, जहाँ तक कोई टीम नहीं पहुंच पाता, जहाँ तक मीडिया नहीं पता, उनकी हालत क्या होगा। हमारे देश में इतने करोड़ लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इतने कितने सारे केसेस हो गए जो रजिस्टर नहीं होते। हमें हमारी लॉज को, हमारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उनको अब्यूज करना चाहिए, ना कि हम एक के पीछे भागना चाहिए। तो ये तो आपकी पूरी जर्नी थी, और आपने ये भी बताया कि क्या चल रहा है सोसाइटी में आजकल, और आप क्या चाहते हैं हमारे मतलब व्यूअर्स से, और अब हमारी यंग जनरेशन से क्या चाहती हैं। आपकी जो एनजीओ है छाओ फाउंडेशन, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, फाउंडेशन 2013 में कैंपेन चालू की थी, स्टॉप एसिड तक कैंपेन। और हमारे कैंपेन को आज इतने साल हो गया है। हमारे कैंपेन के जो फाउंडर है आलोक दीक्षित, छपक मूवी सब जानते हैं। छपक मूवी में विक्रांत मैसी ने जिसका रोल निभाया था, जो हीरो थे, वो ही हमारे फाउंडर है। और उन्होंने एक दोनों कैफे शुरू किए थे, रोज हैंगआउट कैफे, लाइक एक आगरा में है एंड एक लखनऊ में, व्हिच मैनेजमेंट बाय एसिलेटर सर्वाइवर, इंडिया का पहला कैफे है कि इसको एसिलेटर सर्वाइवर खुद ही चलाते हैं। कैफे खोलने का मेन ही मकसद था कि उन्होंने जब कैंपेन शुरू की, उनको पता नहीं था इतने सारे एसिलेटर सर्वाइवर आएंगे। उन्होंने जब केस अटैक फाइल किया था 2013 में, तो सिर्फ यूपी केस था 300, तो इतने सारे केसेस थे। तब सर्वाइवर जुड़ने लगे, तो सिर्फ सर्वाइवर जुड़ने से सब उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल यही था। उनके ड्रीम को कोई नहीं देख रहा था। और सबसे बड़ी बात है उनकी ट्रीटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बोला ना, हमारी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने एक बार ऑपरेशन कर लिया, लेकिन मुझे हर 2 महीने चेन्नई जाना पड़ता है चेकअप के लिए। सबको पता है ट्रांसपेरेंट चीज कभी बचता नहीं, रिजेक्शन हो जाता है कि वो हमारी बॉडी के पास नहीं है। उसको बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि मुझे हर 2 महीने चेन्नई जाके उसको चेकअप करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी आंख रिजेक्ट हो चुकी है, मुझे और एक दूसरा आंख का ऑपरेशन होगा, और एक दूसरे आंख बहुत दर्दनाक होता है, बहुत मतलब टफ कंडीशन होता है हम लोगों का। तो छाओ फाउंडेशन ने सबसे पहले एक कैफे शुरू किया, सीरोज हैंगआउट, सी हीरोज। हमेशा हम लड़कों को हीरो नाम से बुलाते थे, बेटा, घर में बेटे को भी बेटा बुलाते, तो सी ओनली फॉर सी, अगर वो सी है तो हर जगह में वो सी रहेगा। तो उन्होंने सीरोज हैंगआउट कैफे शुरू किया। कैफे का मेन मकसद था कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं पहुंच पाते। न्यू सर्वाइवर कैसे बाहर निकालेंगे, जब ये हाईलाइट होगा सर्वाइवर ढूंढेंगे। जैसे मैंने ढूंढ के आया, तो बहुत सारे सर्वाइवर ऐसे जुड़ने लगे, लोग जुड़ने लगे। पहले तो लोगों का रिएक्शन बहुत खराब था, कोई हमारे हाथों से भी सर्वाइवर वहाँ पे जा रहे थे। 2014 में कैफे शुरू हुआ था, कोई आता था, जैसे ही सर्वाइवर के हाथ देखता था वो चला जाता था कि हाथ जल गया है, इतना गंदा रेस्पॉन्स था। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज वो वो कैफे इंटरनेशनल फेमस है, लोग इतना प्यार करते हैं उस कैफे को। ऐसा नहीं कि इंडिया में कैफेस नहीं है, बहुत सारे अच्छे से फेमस कैफे है, लेकिन सीरोज को सिर्फ सर्वाइवर्स के लिए लोग प्यार करते हैं। सर्वाइवर्स के लिए आउट ऑफ कंट्री से, हमारी आगरा वाला सिर्फ टूरिज्म से चलता है, हमेशा बाहर फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं वहाँ पे। और लखनऊ वाला कैफे इंडियन से चलता है।
तो उससे ही हम लोगों का 75% रन होता था और 25% एज ए डोनेशन, और उससे ही हम लोगों के सर्वाइवर की सैलरी, उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों की जो भी मैरिड पर्सन उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके फैमिली सपोर्ट, उनकी ट्रीटमेंट, बड़े बड़े अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों का ज्यादातर ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो चेन्नई तो ट्रीटमेंट होता था। और ऐसे ही चल रहा था, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन जब हो गया बहुत कुछ डैमेज हो गया, अच्छे अच्छे कैफे नहीं चल पाते, हम लोगों का तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन इस सिचुएशन में भी हमारे टीम हार नहीं माना, उन्होंने एक फंड रेज कैंपेन चालू की थी हमारे, और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की, बहुत सारे सर्वाइवर न्यू भी जुड़ने लगे। जिस सिचुएशन में कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिए थे, उस सिचुएशन में हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। हम लोगों को यही था कि जो सर्वाइवर हम लोगों को जुड़ना चाहते, हम लोग रिच आउट नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और उन तक हम कैसे मदद पहुंचाएंगे, जितना भी हो तो हम मदद तो पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की। तो बहुत सारे सर्वाइवर, मिनिमम 30 सर्वाइवर लॉकडाउन में जुड़ने लगे। लेकिन इमेजिन कि इतने सारे केसेस होते हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन में तो ज्यादा जुड़ने लगे। तो फिर सर्वाइवर अमाउंट उनको दिया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। और छाम फाउंडेशन हमेशा आइसोलेटेड सर्वाइवर की रिहैबिलिटेशन, उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है और अभी तक भी कर रहे हैं। और हम लोगों का एक न्यू प्रोजेक्ट भी पेंशन लॉन्च हुआ है, क्योंकि अभी सिरोज कैफे इतना नहीं चल पाता है, तो एक गिफ्ट स्टोरी करके, तो हम लोग जैसे ऑनलाइन गिफ्ट भेजते हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन किसी को भेजते हो गिफ्ट आइटम खरीद के, तो हम लोग ऑनलाइन गिफ्ट, हमारे सर्वाइवर खुद अपने हाथों से वो गिफ्ट पैकिंग कर बना रहे हैं। आर्टिस्ट के सपोर्ट भी आर्टिस्ट सिखा रहे हैं, ताकि इसको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए भी हम लोग फंडराइज करें, ताकि इससे भी हम लोगों के सर्वाइवर्स को मदद मिल जाए। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपका फाउंडेशन कर रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमको ऐसी जानने को मिली जो हमको लगता था सिर्फ शायद मूवीज़ में होती हैं, बट वो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। नहीं, ये रियल स्टोरी है। सबसे बड़ी बात है, सर्वाइवर को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है। अभी घर से कोई बाहर नहीं जाता है, सब ऑनलाइन में। हम लोगों का 11 to 6 तक क्लासेस चलता है। किसी को स्पोकन इंग्लिश, किसी को इंटीरियर डिजाइन क्लासेस होता है, अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई सब कुछ। जैसे मैं काउंसलिंग कोर्स कर रही हूँ, ग्रूमिंग कोर्स कर रही हूँ, तो बहुत कुछ अपने उनको ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। उनके बच्चों को भी एजुकेशन दिया जा रहा है। अगर किसी को, ये और बात है कि सबकी रिचार्ज होता है, सबकी डाटा का रिचार्ज भी किया जाता है संस्था की तरफ से, ताकि वो घर बैठे ही, अभी कोरोना सिचुएशन के हम लोग को इम्यूनिटी बहुत डाउन रहता है, इम्यूनिटी, तो घर बैठे ही हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले पाए। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपका फाउंडेशन अभी कर रहा है। तो आपने हमारे सारे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैं आपसे क्या पूछूं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं बताने को, और आपने सारी चीज़ों का जवाब दे दिया। क्योंकि अब हमारा ये जो शो है जिसका नाम सक्सेस स्टोरीज है, तो आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं अगर 2 लाइन में बोलूंगी, हमेशा ये लाइन कहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में रूल्स का हमेशा फॉलो करती हूँ। सक्सेस होने के लिए, आज की जो जनरेशन है सबके अंदर वो है, आज के नहीं सबके अंदर है, सक्सेसफुल एक चीज रहता है, और वो हमेशा उसको एक सीक्रेट है सबके। कोई भी सक्सेस होना चाहते हैं, हर चीज में सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सबको, कोई गलत रास्ता मत चुनिए। सक्सेस होने के लिए कोई बिजनेस में किसी को नुकसान भी देता है, किसी की आंखों में आंसू देख के भी वो आगे बढ़ता है। प्यार के सक्सेस होने के लिए वो किसी का भी कुछ भी कर देता है, कोई ऐसे डाल देता है, नहीं तो कोई उसके बारे में बुरा बोला बोलता है, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। कोई शख्स पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए किसी के बारे में बुरा भी बोलना, उसको बुरा करके आगे बढ़ना, ये भी एक खराब नेचर है। तो एनी चीज में आप सक्सेस हो, प्लीज मतलब गलत रास्ता मत चुनो। मतलब सब बोलते हैं ना, हम ये करेंगे तो अच्छे काम करेंगे तो नर्क में नहीं जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नर्क में नहीं जाएंगे। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस इतना ही ध्यान रखा, आप जो भी कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, जो भी कर रहे हो, किसी आंखों में आंसू ना आए। और ये चीज लोग बोलते हैं कि हम दिन में खुश कैसे रहे, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आप इतना प्यारा स्माइल कैसे रहते हो, आप कैसे खुश रहते हो।
मैंने उनको बस एक लाइन बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ खुशी से करती हूँ, ना कि खुश रहने के लिए करती हूँ। अगर मैं एक ग्लास पानी किसी को देती हूँ या कोई किसी से लेती हूँ एक गिलास पानी, मैं खुशी मन से लेती हूँ। अपनी लाइफ में एवरी डे सब कुछ जो भी करो खुशी से करो, सीरियसली एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं उस लाइफ से ऐसा वक्त था कि मैं सड़ गई थी, उस लाइफ से आज मैं यहाँ तक पहुंच पा रही हूँ, इस बिकॉज जब मैंने खुद को मेडिटेट किया है। मैं खुद को हमेशा दर्द से जब बाहर आई, मैंने एवरी सेकेंड मैंने खुश रखा है। तकलीफ ऐसा नहीं कि मेरी तकलीफ मुझे पीछा नहीं छोड़ती है, तकलीफ मुझे मेरी जिंदगी में बहुत हुई। आज ऐसा सिचुएशन है कि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ अकेले, मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है क्योंकि मुझे कम दिखता है। मैं ऐसा थी कि ऐसे दिन थी कि मेरा अटक से पहले मैं खुली हवा में जीना चाहती हूँ, मुझे नाचना कूदना बाहर जाना घूमना बहुत पसंद था। लेकिन फिलहाल अभी वो चीज बंद है। जितना जाती हूँ इवेंट में, बाहर स्टेट में जाती हूँ, काम करती हूँ, काम से डेली जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, उतना ही बाहर जानबूझ कर नहीं जा पाती। लेकिन इसका मतलब मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, नहीं किसी का नुकसान कर दूं, ऐसा नहीं। मैं एवरी सेकेंड एवरी काम को खुशी मन से करती हूँ, इसलिए मैं आज सक्सेस हूँ। एंड खुशी मन से हर काम को कीजिए, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी को देख रहे हो, खुशी से करो, सब कुछ संभव हो अपनी लाइफ में। खुशी पाने के लिए करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तकलीफ ही तकलीफ मिलेगा। ये आपकी डेफिनेशन थी सक्सेस की, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे लोग जो भी ये आज का एपिसोड देख रहे हैं वो इस चीज़ को माने और अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं। एक लास्ट मैसेज अगर आपको व्यूअर्स को देना होगा तो वो क्या होगा? मैं वही दूंगी, अगर सामने में किसी का ऐसा तकलीफ हो, प्लीज इग्नोर मत कीजिए, एक कदम साथ दीजिए। हर कोई पूछता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आते हैं। कॉन्फिडेंस सबको अंदर है, हिम्मत सबके अंदर है, उसको थोड़ा स्कोप मिल जाए। अगर दुनिया में अगर सबसे अच्छी रिलेशन है वो दोस्ती, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों के हर चीज शेयर करते हैं। आज मेरे फियांसे मेरे दोस्त बन के आए, एक दो अजनबी बनकर भी दोस्त बन के आए। आज मैं हालांकि रिलेशन बदल गया, अलग रिलेशन में हम लोग मतलब अभी शादी करने वाले हैं, लेकिन दोस्ती तो था ना। अगर एक दोस्त चाहेगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकता है, अगर एक दोस्त चाहेगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक भी गिरा सकता है। तो सबकी जिंदगी में अपने माँ बाप की, अपने बहन के, अपने दोस्तों की, हर बुरे हालत लोगों के दोस्त बनिए, और उससे बड़ी बात दुनिया में कुछ नहीं है। बस दोस्त बनिए, एक कदम साथ दीजिए, वो 10 कदम आगे बढ़ेगा। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और आज तक ऐसा मैसेज किसी ने नहीं दिया था, और ये एक मैसेज है जो शायद सबसे पहले आ जाना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ रहती है, काफी अकेले पड़ जाते हैं, तो किसी का दोस्त बन के उसकी हेल्प करना ही शायद सबसे पहला हमारा। मैंने इसको पर्सनली रियलाइज किया, मेरे लाइफ में तो ये हुआ है। मैं अपनी माँ से रियलाइज करती हूँ, मेरी माँ मेरे पास 24 घंटे रहती है। वो अगर मैं थोड़ा सा उसको टाइम, क्योंकि दिन भर इतना इवेंट हो जाता है, बिजी रह जाता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा बात नहीं करोगे वो एकदम मुंह फुला रहती है। मैं सोचती हूँ अगर मेरी माँ मेरे पास, वो मुझे अपने जान से ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करती है। वो कभी ऐसा गर्व नहीं किया है कि मतलब ऐसा फील है कि मैंने लड़की पैदा किया, वो हमेशा प्राउड फील करते हैं हम लोगों को। मैं सोचती हूँ मेरी माँ मेरे पास रह के थोड़ा सा बात ना करो, इतना मुंह फुला रहती है। अगर मैं एक दिन गाँव में जाती है, अगर एक दिन फोन नहीं करती, वो एकदम मुंह खराब कर देते। जिस माँ बाप को बच्चे टाइम नहीं दे पाते, दिन भर मोबाइल पे लगे रहते, ठीक है लगे रहो, उनको उनका हालत क्या होगा। मैं पर्सनली इसको रियलाइज कर, भाई दोस्त सबसे जरूरत है। मेरे सिचुएशन में मेरे सारे दोस्त ने साथ छोड़ा, लेकिन भगवान ने मुझे एक अच्छा दोस्त दिया जो हम सफर बन के, और मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, मेरे टीम मेंबर, मेरे टीम के सारे सर्वाइवर्स। दोस्ती सबसे बड़ी हेल्पफुल होता है, एक दोस्त टीम होता है, इसको बरकरार रखना चाहिए। जी, और लेकिन वो तो माओं का होता ही है, क्योंकि कभी कभार जब मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ तो उनका भी ये होता है कि वो भी परेशान हो जाती हैं। हाँ, तो मान कर देते एकदम। मैं तो यार मेरी माँ का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपकी स्टोरी सुनी, और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अवेयर हों इस चीज़ को लेकर, और जो लोग ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं वो इस स्टोरी को देखें और उन्हें समझ आए कि क्या बीतती है सामने वाले पे। जी।
थैंक तो यू। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला आज के इंटरव्यू के लिए और आप हमारे साथ यहाँ पे आए, तो उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक